Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। चूंकि आप जेएनयू के लाल दुर्ग से निकलकर लालटेन थामा आपने, ये सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं, आम धारणा है कि जेएनयू में जो लोग पढ़ते हैं, हालांकि राइट विंग के भी लोग वहाँ पे हैं और पढ़ते भी हैं उसमें, लेकिन लालटेन ही क्यों थामा, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। वामपंथी पार्टियों को क्यों नहीं चुना? ये मेरा सवाल नहीं, आम दर्शकों का सवाल है। आपके सोशल मीडिया पे कमेंट भी लोग करते हैं। इमेंसिपेशन, मुक्ति का मार्ग। जैसे देखिए, आप लेफ्ट में अक्सर ये मैंने पाया बिगिनिंग में कि क्लास की बात ज़्यादा होती थी, क्लास स्ट्रगल, मार्क्स की थ्योरी, हैव्स नॉट हैव्स, पर कास्ट का एस्पेक्ट कहीं भूल जाते थे। और मुझे लगता है कि क्लास मायने रखता है, पर भारत जैसे देश में जहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत कुछ निर्धारित करती है आपके बारे में, आपका खाना पहनना, पढ़ना, आगे बढ़ना तक, तो वहाँ पर अगर आप जाति व्यवस्था से निकली हुई असमानता को भूल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जो 90% आबादी है, जो वंचित तबका है, आप शायद उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है। तो ये कारण था मेरा, क्योंकि मंडल का नाम नहीं लेते थे भाई। बीपी मंडल, जिनके कारण वीपी सिंह हो गए, बीपी मंडल हो गए, लालू जी हो गए, रामविलास जी हो गए, शरद जी, ये सारे लोगों ने, मुलायम जी, बहुत भूमिका निभाई है मंडल कमीशन को लागू करने में, अर्जुन सिंह जी ने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि पहली बार जब मैंने जेएनयू में कदम रखा तो अफर्मेटिव एक्शंस के कारण ही पहुंच पाई, ओबीसी रिजर्वेशन मिला, और इसीलिए मैंने कदम रखा। नहीं मिलता तो शायद नहीं एडमिशन होता मेरा, मैं आपके सामने भी नहीं बैठी होती। तो मुझे लगता था कि वामपंथी दल शायद उस बात को भूल गए हैं कि देश की सच्चाई जातिगत भेदभाव भी है। तो अगर उस पर बात नहीं होती तो मतलब मेरी बात नहीं हो रही थी। तो यही वजह था कि मैं उधर नहीं झुकाव रखा, और राइट के प्रति तो रखते भी नहीं, वो तो संभव ही नहीं था, क्योंकि जो विचारधारा महिलाओं को स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं मानती, उसके प्रति एक महिला आखिर कैसे अपने आप को अलाइन रखे, वो इम्पॉसिबल है। चलिए ठीक है, कुछ राजनीतिक सवाल पे आते हैं। वही लेफ्ट आज बिहार में आपके साथ भी है और मजबूत साथी के तौर पर सीपीआई, सीपीएमएल, सब कोई आपके साथ है। राजनीतिक सवाल ये है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी में अभी जो जंग छिड़ी है, अभी देखिए कुछ भी होता है, नीतीश जी रोज उठते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी विपक्ष को मुद्दा विहीन कर देते हैं। कोई न कोई एक दिन उठते हैं, कहते हैं महिलाओं का पेंशन हमने, विधवा पेंशन बढ़ा दिया, वृद्ध पेंशन बढ़ा दिया, पुनौराधाम में मंदिर तक की बात, सीता मंदिर की भी बात, उसका शिलान्यास भी हो गया। तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार मुद्दा विहीन कर रहे हैं विपक्ष को? नीतीश जी तेजस्वी जी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि मतलब आप डिफरेंस दिखाने के लिए, जैसे तेजस्वी जी बोले कि हम वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, दिव्यांग पेंशन 1500 करेंगे, आपने क्या किया, आप 1100 कर दिए। मतलब ये दिखाने के लिए तेजस्वी ने 15 कहा, हम 11 करेंगे, कुछ तो डिफरेंस है हमारे बीच में, जबकि मुद्दे वही हैं। और मुझे लगता है कि यही नीतीश जी थे जो कहते थे कि ये सब नहीं किया जा सकता, या इतने पैसे नहीं हैं, या नौकरी नहीं दी जा सकती। पर जब आप वही सारी चीजें करें, जैसे युवा आयोग के गठन के बारे में भी तेजस्वी जी ने बोला, और उसी सारे पैटर्न्स पर, उसी सारे दिखाए गए रास्ते पर नीतीश जी चल पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो तेजस्वी जी की ही जीत हुई ना, कि जिस बारे में हमने बोला आप वो काम कर रहे हैं। पर हाँ, वहाँ भी अभी कमियां हैं। जैसे कि अगर आप महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को सम्मान देने की बात करेंगे, तो तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना की चर्चा की, बोला कि महिलाओं को 2500 महीना मिलना चाहिए। मैं यहाँ रोजा लग्जमबर्ग को याद करती हूँ, जिन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं के श्रम का हिसाब होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी पुरुषों को खासतौर पर बिहार में इमेंसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक बोझ था उनके ऊपर कि महिलाएं जो काम करती हैं उनको उनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा था, तो एक तरीके से तो इसमें पुरुष भी जिम्मेदार हैं। आप बाहर काम करके आ रहे हैं, लेकिन आप महिला के काम को काम नहीं मान रहे हैं। तो तेजस्वी जी ने ये कहा कि वो काम भी एक काम है, तो इसी चलते उनको भी मिलना चाहिए उनका मेहनताना। और मुझे तो लगता है कि सभी को खुश होना चाहिए इस बात से कि पुरुष समाज इस भार से मुक्त हो रहा है, मतलब पितृसत्ता के भार से थोड़ा तो मुक्त हो जाएगा मुझे लगता है इस स्टेप से। पर ये शुरुआत है। जैसे मैं याद करती हूँ लालू जी के पीरियड लीव को, ये कोई
सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है या राज्य की का ही एक कहते हैं ना कि थ्योरी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल विजन है मुझे लगता है। क्योंकि जिस समय में इस देश में पीरियड लीव के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था, इनफैक्ट बड़े बड़े देशों में, डेवलप्ड नेशंस में इसकी चर्चा नहीं थी, उस समय में कुछ महिलाएं लालू जी से मिलती हैं, शिक्षिकाएं थीं और उन्होंने बात की, एक कलम की मतलब कहते हैं एक सिग्नेचर से लालू जी ने पीरियड लीव दे दिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि जब तक आप महिलाओं के दर्द को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उनके अधिकार भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक लेगेसी की शुरुआत लालू जी ने की और उस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं आगे तेजस्वी जी। क्योंकि आप खुद देखिए ना, आरजेडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फॉर्मेशन ही हुआ है 1997 में, और 1997 फॉर्मेशन के बाद मुख्यमंत्री कौन हुई? महिला ही हुई दोनों बार। तो हम तो महिलाओं को हमेशा से आगे कर रहे हैं और आगे रख रहे हैं। तो हमारा विजन ये है, हम मुद्दाविहीन कैसे हो जाएंगे जब परसों की मैं आपको घटना बता रही हूँ, एक लड़का है आईजीएमएस के बाहर खड़ा है, वो रो रहा है, बोल रहा है कि 100 रुपए के चलते मेरी दादी को मार दिया। घूस मांगा जा रहा था उससे, एक माले से दूसरे माला वो लड़का भटक रहा था और इसी में उसकी दादी का देहांत हो गया। आप जो भी बिहार से, मुझे लगता है उनको पता होगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लच्चर स्थिति में है। आप ये तो छोड़ दीजिए कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपको बेड मिलेगा कि नहीं मिला, मिलते मिलते रास्ते में ही आप खत्म हो जाएंगे, ये परिस्थिति है। तो जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है, प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है, अभी देश का ही आंकड़ा आप उठा के देख लीजिएगा तो लिटरेसी रेट में भी 50% लोग ही हैं। तो कैसे आप मुद्दाविहीन हो जाइएगा जब तक शिक्षा नहीं बढ़ी, स्वास्थ्य नहीं ठीक हुए, आपका डेवलपमेंट नहीं है, एमएनसीज के साथ आपके कोलैबोरेशन नहीं है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कैसे मुद्दाविहीन हो जाएंगे? देश में मतलब बिहार में तो डेली के डेली अपराध हो रहे हैं। हम मुद्दाविहीन नहीं हैं, हम मुद्दों पर ही हैं, और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उस पर बात करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। और मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं हम मुर्दे की नहीं, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, और सबको वही ठीक है। सामाजिक न्याय की बात आपने की, आपकी पार्टी करती रही और नो डाउट लालू प्रसाद को इसका क्रेडिट भी जाता है। लेकिन आपके आलोचक ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद या फिर जिन लोगों का भी आपने नाम लिया, हाशिए पर बहुत सी ऐसी जातियां रह गई जिनका अब तक उत्थान नहीं हो पाया, कुछ जातियों का उत्थान हुआ। मैं दलित अधिकार पे ही आ जाता हूं सीधा सीधा। अभी आप देखिए, अगर मैं सही हूं तो इस देश में एक भी दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले वो राजनेता कभी इन पर खुलकर क्यों नहीं बोले? क्या आपको लगता है कि उचित प्रतिनिधित्व तो मिला है और उन लोगों ने इसके लिए सही आवाज उठाई है जो दलित अधिकार की बात करते हैं? आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात करती हूँ। लालू जी ने कहा था क्यों आखिर इस देश में मायावती जी पीएम नहीं हो सकती। तो मायावती जी आखिरी तबके की, मतलब कहते हैं ना कि अंतिम पायदान की अंतिम पंक्ति की महिला हैं और सशक्त महिला हैं। पिछले हाल के दिनों में ही हमने, आप अगर सोशल मीडिया से ही हमने शुरू किया है, मैं आपको बता रही हूँ, कई पत्रकार, कई लोग ऐसे इतनी अनर्गल टिप्पणियां उन पे की, जातिवादी टिप्पणियां उन पे की, और उस महिला पे जो इतनी मजबूत महिला रही, इतने बड़े राज्य को संभाला और बहुत ग्रो करने में मदद भी करी। तो ये देश मुझे लगता है कि शायद अभी तैयार नहीं है। क्योंकि इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जब हम जातिगत भेदभाव की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं आया है अभी। कुछ तबके हैं जिनको उन तबके में होने के कारण प्रिविलेज मिलता है। पेरे बॉर्डो की थ्योरी है, कैपिटल की थ्योरी, जिसमें यह है कि आप एकेडमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, आपके पास कल्चरल कैपिटल होते हैं तो वो आपको डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाति का कैपिटल काम करता है इस देश में, क्लास कैपिटल के साथ साथ। तो जिनके पास वो जाति का कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली वो आगे उतना नहीं आ पाते हैं। मायावती जी बहुत आगे आई, हमारे नेता जितने लोग आए बहुत स्ट्रगल करके आ गया है, क्योंकि उनके दिए गए कोई बयान पन्ने छपते भी नहीं थे मीडिया में, बहुत मुश्किल होता था वहां तक पहुंच पाना। और अगर ये देश ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है, किसी को जातिगत दूसरी शादी में कर देने के कारण, दूसरी जाति में शादी करने के कारण उसकी हत्या हो जा रही है पिता के द्वारा ही, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, सम्मान के लिए आप ये सोचते हैं कि देश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे दलित तबके की और इनको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं जॉर्ज फ्लॉयड को याद करती हूँ। जॉर्ज फ्लॉयड का आंदोलन आपको याद होगा, अमेरिका में ब्लैक समुदाय से आते थे, उनके गर्दन पर पैर रख करके उनको मार दिया गया था। पर वहाँ पर एक डिफरेंस है जो इंडिया में एक डिफरेंस है। वहाँ पर मैंने देखा कि वाइट पीपल जो भी थे वो घुटने के बल खड़े थे, उनसे माफ़ी मांग रहे थे और अपने जितने भी पुराने इतिहास थे उसके लिए माफ़ी मांग रहे थे। पर क्या इस देश में ये होता है कि लोग माफ़ी मांग रहे हैं? कुछ लोग हैं जो अपने विशेषाधिकार को एक्सेप्ट भी करते हैं, वो मानते हैं कि हाँ हमें प्राप्त है, ये नहीं होना चाहिए, पर उनकी संख्या कुछ ही है।
जब तक इस देश में ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग अपने विशेषाधिकार को मानेंगे कि हाँ, इस तबके में पैदा होने के कारण मुझे विशेषाधिकार मिले और इस तबके में पैदा होने के कारण तुम्हारा सप्रेशन हुआ, तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। नेता इसी समाज का हिस्सा है, नेता कोई मार्च से नहीं उतर करके आए हैं। तो जब तक समाज इस चेंज के लिए तैयार नहीं होगा तब तक नेता भी भूमिका नहीं निभा सकते। पर अगर लालू जी की मैं बात करूं, कर्पूरी जी ने मुंगेरी लाल कमीशन लाया, लालू जी ने, राबड़ी जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया और उसी कड़ी में जब तेजस्वी जी आए, 17 महीने की सरकार थी, हमने न सिर्फ जातिगत सर्वे करवाया अपने पैसे से, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती थी, हमने रिजर्वेशन को भी बढ़ाया। पर क्या किया गया केंद्र सरकार द्वारा? 9वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं होने दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ा लॉन्गर रन में मैं आपको बता रही हूँ। आगे उसके बाद जितने भी वैकेंसीज आए टीचर्स की भी, अभी चीफ मिनिस्टर बहुत दूर है, टीचर्स की भी जो वैकेंसी आई उसमें भी जितने लोग एक्स्ट्रा हो सकते थे, जिनको रिजर्वेशन बढ़ा हुआ मिला था, आ सकते थे, वो टीचर बनने तक से चूक गए। किसकी जिम्मेदारी है? मैं सिर्फ आरक्षण की नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक पूरा एक सिस्टम है, समाज का ढांचा, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कदम कदम पर आपको रोकता भी है और कदम कदम पर आपको थामता भी है। हम जिस तबके से आते हैं, दलित वंचित का अगर कोई छात्र कोई बड़ा बनना चाहता है ना, उससे पहले वो मृत हो जाता है। रोहित वेमुला कभी नहीं भूलेंगे, उनके नाम पे आंदोलन बहुत हुए, आज तक रोहित एक्ट लागू हो गया क्या? नहीं हुआ। आज भी यूनिवर्सिटी में IIT IIMs कितने जगह छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, खुशी से मर जा रहे हैं क्या, या उनको मार दिया जा रहा है? अभी तो एकेडमिक्स में आने की लड़ाई है साहब, अभी तो सब जगह आपके पास, आपके मीडिया में पहुंच जाने की लड़ाई है। आप तो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, हम तो चाहते हैं दलित बैकवर्ड तबका प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। पर आप पहले अकेडमिया में तो घुस जाने दीजिए, वो कुर्सी अभी दूर है, लेकिन सब मिल करके, आप लोग मिल करके, हम जैसे प्रोग्रेसिव लोग मिल करके उनको जरूर आगे पहुंचाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से इसी वजह से आप मंच पर भी आमंत्रित थे और हमारे आज गेस्ट भी हैं। एक सवाल, चूंकि बिहार चुनाव है और लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को आखिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से क्या प्रॉब्लम है, सीधे राजनीतिक सवाल पे आ जाते हैं, मंच पे एक दूसरे से साझा मंच नहीं करते। अब विपक्ष तो इतना बड़ा मुद्दा लेकर के आगे बढ़ा है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, क्या दिक्कत क्या आती है? पप्पू यादव तो रोज आपके खिलाफ अब बयान देने लगे। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हमें दरकिनार तो आपकी पार्टी के पप्पू, आपकी पार्टी का समर्थन करने वाले पप्पू यादव आप पे ही सवाल उठाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने दो व्यक्ति का नाम लिया, पप्पू जी का नाम लिया, कन्हैया जी का नाम लिया। कन्हैया जी हमारी यूनिवर्सिटी से हैं, हम लोग कलीग्स हैं एक तरह से, और पर वो NSUI में हैं, छात्र संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उनकी क्या भूमिका होगी या वो क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी तय करेगी। दूसरे पार्टी पर बोलने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं फिट व्यक्ति हूँ जो उस पर सवाल खड़ा कर पाए या उनके ऊपर बोल पाए। और रही पप्पू जी की बात, तो मुझे जहाँ तक पता है कि वो इंडिपेंडेंट तौर पर अभी हैं, कांग्रेस के व्यक्ति भी नहीं है। तो एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है कि जो पार्टी का व्यक्ति है मेरा, या फिर कोई पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं जो हम पर कमेंट्स करते हैं या कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, तो उस पर हम बोलने के लिए सक्षम हैं और बोलेंगे भी। पर मुझे लगता है कि छोटे छोटे मुद्दे हैं और कन्हैया जी तो मजबूत कर रहे हैं ना। अगर छात्र विंग मजबूत हो रहा है, इसका मतलब हमारा अलायंस मजबूत हो रहा है, अलायंस मजबूत हो रहा है, जीत दर्ज कराने में सब लोग मदद कर रहे हैं। मंच साझा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, ये आप लोग लेकर के आ जाइए। और मंच साझा करने में मुझे लगता है कि मंच साझा तेजस्वी जी को करना चाहिए राहुल जी के साथ में। एक स्टेचर होता है एक नेता का। अभी आप मोदी जी के साथ में बिठा दीजिएगा किसी पार्टी के कोषाध्यक्ष को, तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक स्टेचर होता है। जैसे राहुल जी के साथ तेजस्वी जी नजर आते हैं, कन्हैया जी के साथ नवल किशोर जी नजर आएंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र विंग के। तो सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है और सब हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि छात्र हो, युवा विंग हो या बाकी अलग अलग विंग हो, किसान प्रकोष्ठ हो, सबके लोग बहुत मजबूत करते हैं पार्टी को। तो उनको कम क्यों आंक रहे हैं? NSUI के दो तो सबसे बड़े पद पे, अगर मंच साझा कर ले तो क्या दिक्कत है? मतलब खुल के बोलना चाहिए। तो आप नवल किशोर जी को कम क्यों आंक रहे हैं? वो भी तो उसी पद पर बैठे हुए हैं, RJD से है, आप उनको क्यों कम आंक रहे हैं, ये मुझे बताइए। क्योंकि वो भी तो छात्र संगठन का हमारे नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उनको कम क्यों आंके? ठीक है, चलिए एक और सवाल। चूंकि राजनीतिक परिवार से जब भी कोई ऐसी खबरें आती है, पारिवारिक मामला भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तेज प्रताप यादव को लेकर के लगातार सवाल उठे। अब देखिए उन्होंने कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया। आपको नहीं लगता कि इससे परिवार की छवि को अलग रख देते हैं, उस पर नहीं बात करते हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो RJD की छवि को डेंट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि
बिहार में लालू जी का कहा गया एक एक बात पत्थर का लकीर होता है उनके चाहने वालों वो के। कह रहे हैं कि लालू जी के विचार को लेकर हम ही आगे बढ़ रहे हैं। पर लालू जी ने क्या कहा वो मैटर करता है ना। तेज प्रताप जी पहले आए कि लालू जी पहले, और लालू जी पिता है, तेज प्रताप जी भी कहते हैं कि हम पिता के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे, और लालू जी ने भी कहा कि हम उनको परिवार से और पार्टी से निष्कासित किए। तो पार्टी और परिवार से निष्कासन का मतलब होता है किसी तरह का इंटरफेरेंस ना होना। तो अब तेज प्रताप जी भी जो भी कर रहे हैं उसके लिए वो इंडिपेंडेंट हैं, वो कर सकते हैं, पर हमारी पार्टी में उनकी अभी कोई भूमिका फिलहाल नहीं है। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप जी का अलग होना या पार्टी बनाना ये सिर्फ उनका कार्यक्षेत्र है, वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, और पार्टी जो अपना काम कर रही है, तेजस्वी जी जो अपना काम कर रहे हैं, वो पार्टी को मजबूती करने के लिए कर रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बिहार की जब भी बात होती है, चुनाव है, पॉलिटिक्स एक शब्द जो है, नया टर्मिनोलॉजी, वो खूब चर्चा में आ जाता है। नीतीश कुमार के साथ आपकी पार्टी के रिश्ते नरम गरम दोनों रहे। नीतीश कुमार कहा यह जाता है, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि राजनीति में रहस्यवाद के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। आपने भी काफका का जिक्र किया, अभी आप बता रही थी। काफका की एक मशहूर पंक्ति है कि आप कमरे में बैठे रहिए, शांति से सुनते रहिए, लोग आपके पास चले आएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश जी की कुर्सी तो स्थिर है, बार बार घूम करके भाजपा उनके पास चली जाती है या आरजेडी उसके पास चली? यहाँ डिसएग्री करूंगी कि हम नहीं गए थे, जो 17 महीने की हमारी सरकार बनी हम नहीं गए थे। नीतीश जी को कहीं से खबर मिली कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ सकती है या उनको कहीं से हैम्पर हो सकता है, वो खुद आए। आपको याद होगा वो सारे पिक्चर्स जो आ रहे थे सेलिब्रेशन के समय में, तो नीतीश जी खुद आए थे, उन्होंने बताया। और नीतीश जी जब आए तो तेजस्वी जी तैयार हुए इस शर्त पर कि बिहार को एक हमें समय मिला था कि 17 जो भी टाइम पीरियड था हम खुद को प्रूव कर सकते थे और हम खुद बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। खींचातान की सरकार नहीं होती, कहते हैं ना कि एक समन्वय वाली सरकार होती है, असमंजस की कोई स्थिति नहीं होती। तो हमको मौका मिला और हमने वो किया, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जब तेजस्वी जी गए चुनाव में रणभूमि में, एक तरीके से पॉलिटिकल रणभूमि में, तो जब उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे की, सबने बहुत मौक किया, सबने बहुत मजाक बनाया, प्रधानमंत्री जी ने भी बनाया, सबने बनाया। लेकिन जिस समय 17 महीना मिला करके दिखा दिए। 5 लाख सरकारी नौकरी ही नहीं दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन भी थी। और जिस समय में आपको याद होगा विधानसभा का वो इंटरेस्टिंग समय, जिस समय में नीतीश जी एक तरफ थे, तेजस्वी जी एक तरफ थे, और वो डिस्कशन चल रहा था। तेजस्वी जी ने बोला कि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था, आप अचानक से ऐसे रूठ क्यों गए। तो तेजस्वी जी उस समय एक और बात कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में भी फाइलें बहुत सारे आगे थी पर वो करवाई नहीं जा रही थी। इसका मतलब और तरक्की हो सकती थी और डेवलपमेंट हो सकता था, पर उसको एक ब्रेक मिल गया। लेकिन हाँ, बस यही कहूँगी कि नीतीश जी के साथ जैसे भी रिश्ते रहे, लेकिन तेजस्वी जी ने हमेशा संस्कारों का प्रदर्शन किया है, कभी भी खराब भाषा इस्तेमाल नहीं की है नीतीश जी के लिए, और ना हम लोग करते हैं। और हमें भी यही राय है कभी ना करें, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि बैकवर्ड तबके से आते हैं वो व्यक्ति। और किसी न किसी तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति का समाज में कुछ ना कुछ योगदान होता है। जिस समय में वो भाजपा के साथ नहीं थे, नीतीश जी खास तौर पर, सभी लोग तो जनता दल में ही थे ना, सभी लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो हमें लगता है कि कभी भी यही एक लाइन जो है ना, यही एक लाइन है, एक दरवाजा खोलता है। चूंकि लालू प्रसाद जब भी 3-4 महीने में अपना बयान देते हैं, उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है क्या, वो कहते हैं सबके लिए खुला है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी मना करते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी में हमेशा से क्यों रहता है? इस बात को लेकर के कोई स्पष्टीकरण आरजेडी की तरफ से नहीं आता। एक तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ उनके आप ही के विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि आ जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, वो गलत दिशा में है, इस तरफ आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं अब दरवाजा बंद हो गया। आप गोपालगंज से रायसीना अगर पढ़ेंगे नलिन वर्मा जी की, वहाँ वो मेंशन करते हैं कि लालू जी को सबसे पहला दुख कब हुआ, मतलब क्योंकि लालू जी को बोला जाता है राजनीति का भोले बाबा, जो सबको भूल जाते हैं, किसी की भी भूल चूक माफ कर देते हैं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखते हैं मन में। पर बोला गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जाने से आपको दुख हुआ। 2 व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का और नीतीश जी का। नीतीश जी का भी फिर भी वो भूल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि उन्होंने एक बात कही लालू जी ने कि भाजपा एक षड्यंत्र करती है, पिछड़ों के खिलाफ पिछड़ा ही खड़ा करती है, और उसमें उस जो एक मजबूती है उसमें दीमक की तरह घुस जाती है, उसको खोखला करती है। नीतीश जी को प्रोजेक्ट ही इसीलिए किया गया कि लालू जी को कमजोर किया जा सके, लेकिन लालू जी के चाहने वाले लोग इतने हैं। मुझे एक पंक्ति याद आती है, कहा जाता, जैसे आपको भी याद होगा कि लालू जी ने मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ा जो कभी सपना नहीं देख सकते थे मुख्य धारा में होने का, और इसीलिए कहा जाता है
कि इसी चलते जो मुख्य धारा से जुड़े लोग थे लालू जी को 100 साल तक माफ नहीं करेंगे, पर वो वंचित शोषित तबका इसी कारण से लालू जी की 1000 गलतियों को भूलने के लिए भी तैयार है, उनसे हमेशा प्रेम करेगा। एक सवाल, चूंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में यार। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी, और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।